साथियों नमस्कार, हम हैं बृजमोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम गोसाईगंज में हैं उपलब्ध, और हमारे साथ में हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विजय बहादुर वर्मा जी हैं। तो अभी जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि विजय बहादुर जी अभी मैनपुरी से पूरा कामकाज देखकर वहाँ से अभी रिटर्न हुए हैं और अंबेडकर नगर लोकसभा में अभी पुनः काम कर रहे हैं। तो आइए आज बात करते हैं विजय बहादुर वर्मा जी से कि क्या माहौल चल रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। पब्लिक मोर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अभी आप जो हैं मैनपुरी से प्रचार प्रसार करके आए हैं, वहाँ का क्या हाल चाल अभी चल रहा है, कैसा माहौल है? मैनपुरी में हम लोग लगे थे, लगभग 1 महीने का समय हमने दिया है मैनपुरी में, और वहाँ पे 7 तारीख को मतदान हुआ है जी। तो जिस तरीके से जनता का रुझान है, ख़ास तौर पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पीडीए का नारा दिया है, पीडीए के लोगों ने संविधान बचाने के नाम पे बहुत बड़ी संख्या में वोट जो है डिम्पल भाभी के खाते में डाला है। और मैं जब से गोसाईगंज यहाँ अंबेडकर नगर लोकसभा में आया हूँ, यहाँ की भी स्थिति, मैं कन्नौज भी गया था, ऑल यूपी में जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं उसमें आज की डेट में पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी लगभग 60 सीट जीतने जा रही है। तो जैसा कि अभी 7 तारीख को तीसरा चरण का चुनाव ख़त्म हुआ, तो वहाँ से जो मीडिया के माध्यम से बहुत ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि आम जनता को कहीं न कहीं प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है और उनको लाठी चार्ज करके भगाया जा रहा है। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, सच्चाई भी है। मैं मैनपुरी में भी था तो वहाँ भी कई बूथों से सूचनाएं आई हैं कि लोग बूथ पे फर्जी वोट डाल रहे हैं। कुछ जगह तो ऐसे था कि जहाँ दबंग लोग थे, प्रशासन भी था, उनका साथ दे रहा था। मैंने कई एसओ से भी बात किया उस पर, तो उन लोगों ने क्या किया कि हमारे जो वोटर थे उनको वहाँ से लाठी डंडों से मार के भगा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी, इन एनार्किज्म करने के बावजूद भी जनता ने इतना समर्थन दिया है कि ख़ास तौर पे हम मैनपुरी क्षेत्र में जो माननीय नेताजी का रिकॉर्ड था उसको हम तोड़ने जा रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पे बेहतर ही स्थितियां दिख रहे हैं जी। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विजय बहादुर वर्मा जी का मानना है कि अभी मैनपुरी और कन्नौज का दौरा करके रिटर्न आए हैं। तो इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से कम 60 से 65 सीट जीत रही है और इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से लहर चल रहा है परिवर्तन का। जो आज देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो कहीं न कहीं रोज़गार, नौकरी और संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि संविधान और आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। तो सर, आप देख रहे हैं कि चाहे वो फैजाबाद लोकसभा से लल्लू सिंह हो या और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने संविधान की बात कर रहे हैं ख़त्म करने की। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, ये संविधान ख़त्म करने की इनकी जो सोच है वो आज की नहीं है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ही जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण किया तो उस समय उनको इस बात का आभास था कि ये जो भारत की कम्युनल ताकतें हैं, जो फांसीवादी ताकतें हैं, कट्टरवादी ताकतें हैं, ये कहीं न कहीं जो है संविधान पे हमला कर सकती हैं और देश का नाम भी बदल सकती है। इसको जो है एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के नाम पे घोषित जो भारत आज दिख रहा जिस रूप में, उस रूप में न दिखे, इसलिए उन्होंने भारत का नाम ही उन्होंने प्रेम्बल में लिखा कि भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है, इसके इतर भारत का कोई नाम नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर साहब का कहीं न कहीं इस बात को आभास था। और आज भी आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर
पूरे देश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के लोग संविधान को कंडम करने की बात करते हैं, आपने देखा होगा विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरएलडी हो, या जितने भी लोग रहे हैं, वो सारे लोग संविधान को संरक्षित करना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो गरीबों, मजदूरों, किसानों को जो अधिकार दिया है उसको संरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो गोडसे को मानने वाली लोग हैं, जो माफीनामा देने वाले लोगों को मानने वाली है, उनको संविधान से एलर्जी है। और संविधान से इसलिए एलर्जी है कि एक पूर्व नियोजित व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग अधिकार से वंचित हो जाएंगे। आपको एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। इतिहास के पन्नों में आज भी वो तारीखें गवाह है। जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय ये प्लासी का आंदोलन जो युद्ध था वो निर्णायक भूमिका में था कि उस प्लासी के युद्ध के जंग में जितने लोग लड़ रहे थे उससे ज़्यादा कहीं लोग बाहर खड़े होकर तमाशबीन दिखाई पड़ रहे थे और उस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो युद्ध हो रहा है ये विजय किसके पाले में जाएगा। और उस समय अगर जो तमाशाबीन थे, जिनको पूरी तौर पे लड़ने नहीं दिया गया था, उन्हें इस व्यवस्था से काट दिया गया था, उनको कहीं ना कहीं पढ़ने का राइट नहीं था, समाज में बैठने उठने का राइट नहीं था, सम्मान से जीवन जीने का राइट नहीं था। अगर वो लोगों को भी अधिकार मिला होता और उस समय एक एक पत्थर उठा के अंग्रेजों के ऊपर, उनके सेना के ऊपर फेंका होता तो शायद भारत का तकदीर और तस्वीर आज दूसरी होती, यहाँ अंग्रेज जो है शासन न करता होता। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पुरानी व्यवस्था जहां पे लोगों के रोजगार के अवसर खत्म किए गए थे, रोजगार का मतलब है उत्पादन के स्रोत और एजुकेशन, दोनों एक बड़ी जमात का छीन लिया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के जो आका थे, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि हम लोगों ने कहीं न कहीं जो है एक बड़ी जमात को व्यवस्था से कट करके रखा था। और आज जरूरत है, अगर हम विकसित भारत की को देखना चाहते हैं, भारत को दुनिया का सिरमौर देखना चाहते हैं, तो सारे लोगों के हाथ में काम और सारे लोगों के हाथ में कलम की आवश्यकता है, बच्चों के हाथ में कलम की आवश्यकता है, तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए पुरानी कम्युनल ताकतें हैं और आज ये चाहते हैं कि लोगों के रोजगार खत्म हो जाए तो इनके ऊपर शासन करना आसान होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हैं कि वो अपना काम गिनाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी पूछे कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया है तो इस लिस्ट को उनके मुंह पे मारो। वो अपना एक काम का लिस्ट बनाकर कहीं न कहीं ट्विटर हैंडल पर डाले थे और वहीं से हमको ये लिस्ट मिली। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो ये अपना काम गिना रहे हैं इससे आम जनता को कितना फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो राम मंदिर हो, CAA हो, नई शिक्षा नीति हो, धारा 370 हो। अभी हम आपसे 4 का केवल गिना रहा हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी लंबी लाइन है। तो इससे आपको ये सब चीज़ों को लेके आम जनता को कितना फ़ायदा हुआ है? आप देखिए, धारा 370 के बारे में आप कहेंगे कश्मीर का मामला है। देखिए, धारा 370 भी इन्होंने ख़त्म किया। वहाँ पे सिर्फ ज़मीन खरीदने का और वहाँ पे खादान मिली है, ठीक है ना, और उस खादान पे अडानी का कब्जा दे दिया इन्होंने, ठीक है ना। और आज भी धारा 370 का इन्होंने ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम धारा 370 ख़त्म किए हैं। तो धारा 370 की जो ये बात कर रहे हैं, धारा 370B में आज भी लगभग 5 साल हो गए, इनकी हिम्मत नहीं है कि वहाँ चुनाव करा लें। ये जो है इनकी पार्टी भी वहाँ लड़ने की स्थिति में नहीं दिखती है। धारा 370 देखिए देश के अंदर जो लागू हुआ था, कश्मीर ही नहीं है, वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे तो पूर्वांचल में भी ऐसे कई प्रदेश हैं जिस पे जो है स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। तो जब देश की आज़ादी मतलब हो गई और वहाँ राजा हरिश्चंद्र, जो राजा हरि सिंह वहाँ के राजा हुआ करते थे, स्टेट हुआ करते थे और आम जनता वहाँ मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि हम आप किसी न पाकिस्तान में जाएंगे ना जो है भारत में जाएंगे, विलय नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान के आक्रांताओं ने ये कहिए कि पाकिस्तान के जो सेना थी वो आक्रांता के रूप में जब हमला किया तो वो भाग के आए और भारत में विलय करने की बात की, तो उन्होंने एक शर्त रखा कि भाई हम आपके साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को थोड़ा सा स्पेशल का दर्जा दिया जाए ताकि हमारी जो खूबसूरती है उस पर जो है ग्रहण न लगे। तो कहीं ना कहीं
एक मामला था कि भारत के अंग हमको बनाना था, और इस बात के लिए हमारे उन जो पुरुष लोग थे, जिन लोगों ने उस समय शासन सत्ता में व्यवस्था को संभाल रहे थे, वो इसलिए कि भारत का वो अंग बने और उसे स्पेशल का दर्जा दिया गया, क्योंकि आज भी उसकी वादियाँ बड़ी खूबसूरत दिखाई पड़ती हैं, उसको रौंदा ना जा सके। तो धारा 370 भारत के लिए कोई अलग बात की बात नहीं है। ये लोगों ने एक एजेंडा बना लिया, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम की है और वो पाकिस्तान उस पर जो है हमलेवर रहता है, तो इसलिए इन लोगों ने एजेंडा बनाया। नहीं तो मणिपुर भी स्पेशल लॉ का दर्जा है, तो कई ऐसे प्रांत हैं जिसमें स्पेशल लॉ का दर्जा है। तो धारा 370 खत्म करने का जो इन्होंने एक ढिढोरा पीटा, उससे आम आदमी का कोई फायदा नहीं दिखता। उससे आम जनमानस को कोई लाभ हो, कहीं रोजगार मिल गया हो, कहीं जो है शिक्षा में कोई बढ़ोतरी हो गई हो, या किसानों की आय दुगनी हो गई हो, या देश के गरीब मजदूरों की हैसियत बढ़ गई हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर में जो आपने कहा, तो देखिए राम मंदिर जब से भी कंट्राडिक्ट हुआ है, तो उस समय से भी ये कहा जा रहा था कि भाई सारे लोग, देश के जितनी भी आवाम भी थी और जितनी रूलिंग क्लास की पार्टियां थी या नॉन रूलिंग क्लास की पार्टियां थी, ये सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है और वो जो फैसला देगा उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो ये राम मंदिर बीजेपी के लोग जो ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने बनवा दिया, एक तो गलत बात इन्होंने कहा कि भाई राम को हम लेके आए हैं। राम आज आए तो है नहीं, राम सबके कण में हैं, राम पत्तों में बास करते हैं, हमारे आपके दिलों में बास करते हैं। दूसरी बात रही कि हम लोग, मैं तो जब से जानने लायक हुआ हूँ तब से ये हमारा अभिवादन रहा है। हम लोग सुबह उठते हैं या किसी नए आदमी से मिलते हैं तो हम राम रमी कहते, भाई राम राम सीताराम हम लोग बोलते हैं। जब से इन लोगों ने जय श्री राम का नारा दिया, वो कालनेम वाला नारा दिया, अराजक नारा दिया है, तब से कहीं न कहीं उसमें राम के प्रति भी गिरावट आने लगी है और इन लोगों ने वो एक खांचे में बांटने की कोशिश किया है। राम के साथ, हमारे आराध्य के साथ भी इन्होंने अन्याय किया है, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने जा रहा। राम मंदिर बना है तो कोर्ट के फैसले से बना और आम जनता के पैसे से बना हुआ, उसमें बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का कोई मामला नहीं है। हाँ, इतना मामला है कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर के नाम पे मार्केटिंग करना चाहते हैं और अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए उनसे राम से कोई मतलब नहीं है। उनको राम इसलिए दिखाई पड़ते हैं, उनका जो राम है वो मार्केट है, उनको कुर्सी पे बनाए रखना है, कुर्सी तक पहुँचा का काम है। ये लाशों पे राजनीति करते हैं, आराध्यों पे राजनीति करते हैं। अब तक हम जो हमारे आराध्य थे उस पे हम आराध्य मानते थे, उनको अपना देवता मानते थे, उनको हम सम्मान करते थे, उनको हम नमन करते हैं। आज भी आम आदमी उनको उस निगाह से देखता है। तो ये सब सवाल है। दूसरा आपने कहा सही, नई शिक्षा नीति का सवाल आपने दिया। नई शिक्षा नीति जब से इन्होंने लाया है, नई शिक्षा नीति में आप समझिए आम जो नौजवान है, जिसमें डिजिटल इंडिया की इन्होंने बात किया, या आप कहिए कि कोई टेक्निकल एजुकेशन देने की बात है। जो नीति, जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें कहीं न कहीं महापुरुषों के जीवनी को पढ़ाया जाता था। आज वो सब खत्म करके इन लोगों ने भी उसको भी एक मार्केटिंग तरीके से, और ये कहिए कि अब जो व्यवस्था बना रहे हैं उसमें टेक्निकल हैंड के लोग नहीं होंगे, और शिक्षा की इन्होंने सबसे ज़्यादा दुर्गति बना दी है। और उससे जो कहीं न कहीं जो प्रतिभाएं उभर के आया करती थी, जिनकी एक समझ पैदा हुआ करती थी, अब ये उसको आरएसएस की खाके के निगाह से देखना चाहते हैं, नया शिक्षा नीति ये बनाना चाहते हैं। तो हमको लगता है इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है इनका जो है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इनके कामों में जो आगे लिखे हैं कि 3 तलाक, मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक, जो लोग बोल रहे थे कि तलाक तलाक बोल देते थे तो रिश्ता ख़त्म हो जा रहा था, लेकिन उस पर वो कानून बनाए और बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा काम किए हैं। दूसरी चीज़ जीएसटी, जो आज खाने पीने की भी सामान से लेके चाहे वो कापी किताब हो, हर जगह जीएसटी लग चुका है। तो ये अपना काम गिना रहे हैं कि हम जीएसटी लाए, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, एक तो आप समझ लीजिए, ये जीएसटी का नाम नहीं ले रहे हैं। जीएसटी का नाम लेते हैं तो इनको लगता है कि हमारा नुकसान होने जा रहा है। तो ये जीएसटी अपनी उपलब्धि के रूप में नहीं दिखाते हैं, ये उन चीज़ों को अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाते हैं जो, क्योंकि इनके पास विकास के नाम पर कोई सीधा जो है एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ हिंदू, मुसलमान, भारत
पाकिस्तान, बांग्लादेशी, सीए, क्या नाम है, अभी 3 तलाक की बात आपने करें तो 3 तलाक है। इन शब्दों पे जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, कंट्राडिक्शन पैदा हो, इन नामों को लेकर ये जो है हाईलाइट करते हैं। इनका आपने देखा होगा जो विकास का मुद्दा है, आज आप बता दीजिए जितनी भी क्या नाम संस्थाएं लोगों ने बनाया था उनको सबको इसने बेचने का काम किया। जियो इन्होंने लाया, जियो को फ्री कहा कि हम आजीवन जो है आपको डाटा दे रहे हैं, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपने देखा है कि बीएसएनएल को ख़त्म कर दिया जिसमें हज़ारों नौजवानों को, लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। आज बीएसएनएल की दुर्गति आपके सामने है। आपने देखा है कि रेलवे को, स्टेशनों को बेच लिया इन्होंने जो है एयर इंडिया को बेच लिया है। ये जितनी भी भारत की जो संस्थाएँ थी इनको सिर्फ इन्होंने बेचने का काम किया है। और वही नहीं है, आरबीआई में जो आपदा काल के लिए पैसा संरक्षित किया होता था उसको भी इन्होंने निकाल के जो है पैसा खर्च कर दिया। ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो एलिगेशन लगाते हैं 70 साल में, जिसमें इनका भी 5-7 साल का जो है इनके प्रधानमंत्री, इनकी रूलिंग क्लास की, इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कार्यकाल है। उस समय तक 55 लाख करोड़ रुपए जो है देश के ऊपर कर्जा था। आज की डेट में 205 लाख करोड़ जो है कर्जा हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने विकास का इनका क्या दायरा है, इनकी क्या परिभाषा है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभी विजय बहादुर वर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो मैनपुरी, कन्नौज सब जगह पे घूमकर सब जगह का दौरा किए और वहाँ का जो स्थिति बता रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है। तो अभी जैसा कि नरेंद्र मोदी जी खुले मन से बोलते हैं कि हम करोड़ों लोगों को अनाज दे रहे हैं, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत दे रहे हैं। आज महिलाओं के आँख में जो जहरीली धुआं लग रहा था उससे लोग परेशान हो रहे थे, आज उनको मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं इस महंगाई इतनी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अपना गैस सिलेंडर भी नहीं भरा पा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या मानना? देखिए, ये अपना मुँह बजा रहे हैं, इनके पास गिनाने के लिए कोई एजेंडा नहीं रह गया है। ये जो कह रहे हैं कि हमने उज्ज्वला दिया 450 रुपये में गैस मिलती थी, तब इनकी जो इस समय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, तो सर पे लग के जो है बाटला जो है घूमा करते थे कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई डाइन खाते जा रही है, तो ये नारा दे रहे थे। और उज्ज्वला के नाम पे इन्होंने जो बांटा उसके बाद कोई भी गरीब आदमी दोबारा जो है क्या नाम है गैस सिलेंडर नहीं भरा पाया। 1050-1100 तक सिलेंडर गया हुआ है। आज किस गरीब की हिम्मत है कि वो जो है अपना सिलेंडर दोबारा भरा सकता हो। जो इनको, जिन गरीबों को बाटला मिल गया है आज भी वो उसके घर में ही दिखाई सुशोभित कर रहा है, उसमें गैसें नहीं आ पाई हैं। लोग फिर पुनः उसी कंडे और चूल्ही चक्कर पे लोग आ गए हैं। दूसरी बात आपने कहा कि जो है इन्होंने विकास के जो फरमान जारी किए, कह रहे हैं कि भाई हमने विकास कर दिया भारत के अंदर, हमने देश के अंदर। तो एक भी विकास का एजेंडा आप इनका, एक भी विकास जो इन्होंने किया हो, एक भी एजेंडा ये गिना दे कि हमने ये फला जगह विकास कर दिया हो जिससे आम आदमी की जो है तरक्की हो गई। रही राशन की बात, तो राशन देखिए कोरोना काल में इन्होंने राशन, क्योंकि कोई भी सरकार होती जब आपदा आती, विपदा आती है, तो स्वाभाविक है उसकी जिम्मेदारी है। देश की आज़ादी के दरमियान जब संविधान बनाया गया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और उसमें यह तय किया गया कि अगर देश कहीं युद्ध के घेरे में होगा या देश के अंदर कोई प्राकृतिक बड़ी आपदा आ जाएगी तो उस समय देश के जो शासक होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो मरने ना पाएं, उनकी रोजी रोटी की कम से कम जो है मिनिमम आवश्यकता की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसी के तहत उसको करना था। और जो ये शासन ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने 5 किलो अनाज दे दिया, 5 किलो अनाज की कीमत 12 रुपये है। कांग्रेस की रिजिम थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने 35 किलो अनाज 100 रुपये में दिया करते थे और 100 किलो में 3 रुपये किलो चावल था, 2 रुपये किलो जो है आटा मिलता था, गेहूँ मिलता था। तो 2 किलो जो है चावल मिलता तो 6 रुपये हो गया और 3 किलो जो है गेहूँ मिलता था तो 6 रुपये हो गया। 12 रुपये ये दे रहे हैं और 12 रुपये देकर ये बड़ा ढिढोरा पीट रहे हैं। इस आम जनता की जो है अवमानना कर रहे हैं कि हमने तुम्हें
रोटी दे दिया है, ऐसा नहीं किया है। मतलब बहुमूल्य ऊंट देकर इनको शासन सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है, तो आपदा में भी आप ये काम नहीं करोगे। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कोरोना वैक्सीन के जो कंपनी का मालिक था, डायरेक्टर था, उससे इन्होंने जो है इलेक्ट्रोड बांड के नाम पे हजारों करोड़ रुपए ले लिया और ऐसी वैक्सीन दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज उसने जो सुप्रीम कोर्ट में उसने हल्फनामा दिया, उस पर उसने कहा कि भाई कोरोना वैक्सीन ऐसी है कि जिससे हार्ट अटैक की भी संभावनाएं बन सकती हैं, लोग अपंग भी हो सकते हैं, क्लॉटिंग हो सकती है, ये उसने कहा। और उसका अगर ये झूठा भी होता तो ये मोदी की जो चेहरा लगा हुआ था कोरोना वैक्सीन पे, आपने देखा होगा उस समय बड़ा लंबा लंबा ये प्रचार कर रहे थे, और क्या नाम है जो पेट्रोल टंकियां हैं उस पर भी लगाया हुआ करता था। तो आज उनके जो है जो उस पे से जो फिगर था उसे हटा दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये इनके खाते में गलत तरीके से माइंड कर रहा था। तो आप जान सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया आम आदमी के साथ, कितना बड़ा धोखा किया, पैसा लिया, हर जिले में हाई टेक अपना जो है कार्यालय बनवाया, इसलिए कि हम 50 साल तक राजनीति करेंगे, सत्ता में रहेंगे। और कितना बड़ा झूठ बोला। 14 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक किसानों, हम आपको जो है आपकी आय 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, और 2022 तक दुगनी नहीं हुआ। आम आदमी, आम किसान आज जो है बस से बदतर की हालात जीने के लिए मजबूर हुआ है। इतने शान जो खेती किसानी लोग कर भी लेते थे, इतने जानवर खेती किसानी को चट जा रहे हैं कि उसे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपनी रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जा रहा है। 5 किलो राशन देके और उसके खेत को तुम चरवा ले रहे हो, और उसके बाद उन्हें गाली दे रहे हो कि भाई हम 5 किलो राशन तो तुम्हें जो है दे रहे हैं, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इन्होंने जो है गौ माता की रक्षा के नाम पे जो है इन्होंने बड़ा ढिढोरा पीटा, और वहां की जो स्लॉटर हाउस चलाने वाले लोग हैं उनसे कह दिया कि हम जो है जानवरों को फ्री कर दे रहे हैं और हमको इलेक्ट्रोड बांड के नाम पे पैसा दे दो। चंदे के नाम पे इन्होंने लाखों रुपए ले लिया, लाखों करोड़ रुपए ले लिया। तो आज स्थितियां आप इनके बारे में सबको मालूम हो गया है, आभास हो गया है कि ये करना क्या चाहते। देखो इन लोगों ने लाशों पे राजनीति किया है, इनकी थाती रही है। गोधरा में इन्होंने कटवाया, गोधरा कांड करवाया, वहां पे लोगों हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा दिया। आम आदमी पूरा जीवन तबाह हो गया गुजरात में। दूसरी तरफ आपने देखा है इनकी हालात है, इनके जो आका जिसको इन लोगों ने मानते हैं, उनके लोगों ने आज़ादी के दरमियान जो है माफ़ीनामा दिया था, आज भी यही काम कर रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद आपने देखा होगा जब राम मंदिर का मामला चला है, और राम मंदिर के नाम पे जो है जब इन लोगों को उकसा के ले गए, अयोध्या की धरती पे खड़ा किया, लाखों लोग हताहत हो गए, मार दिए गए। उस समय जो है अटल, इनका लाल कृष्ण अडवाणी, उमा भारती, रीतम्बरा, विनय कटियार जैसे लोगों का नाम जो है जब आया कि आप षड्यंत्रकारी लोगों में हो, तो इन्होंने कोर्ट में जाकर हल्फनामा दे दिया कि मेरा उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। हजारों लोग, कितनी माताओं के जो है सिंदूर धुल गए, कितनी बहनों के जो है कलाई सुनी हो गई, कितने लोगों ने जो है कितने बच्चे अब जो है हताहत हो गए। उसके बाद ये अगर इनके अंदर हिम्मत होती और कहते कि हम जो है हमने राम मंदिर का आंदोलन शुरू कराया है, ताकत देते, तब तो मैं मान लेता कि ये जो है बहादुर लोग हैं। लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि हम ऐसी लोगों की औलादे हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा को मानने वाले हैं जो हमेशा इस देश के साथ गद्दारी किया है, इस देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आम के साथ गद्दारी किया है। ऐसे लोग मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं है। आम जनता इनके बारे में समझ चुकी है, और 2024 में इनका बोरिया बिस्तर बद जाना है। और इस बात को मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पे अपनी सरकार बनाए हैं, आज जो है जिनको इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा करते थे, उन्हीं को इन्होंने लोगों ने अपने ले जाकर उप मुख्यमंत्री बना लिया, कहीं मंत्री बना दिया है, कहीं जो है ढेर सारे पैसों से नवाज दिया है। ऐसे लोगों को इन्होंने अपने पाले में खड़ा कर लिया है, ये जनता समझ चुकी है। और 2024 के चुनाव के बाद ये जो रंगा बिल्ला लोग हैं, इनका चेहरा आपको भारत के अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। इस बात को ये गांठ मान लीजिएगा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमने विकास किया है, उस विकास की ही बात आज हम लोग कर रहे हैं। तो
उस विकास के नाम पे कहीं न कहीं जनता को ये सरकार ठग रही है। कि आप देख रहे हैं कि संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं और करोड़ों को नल से पानी दिला रहे हैं। आज तक तो अभी 7.5 साल और 10 साल केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश में 7.5 साल हो गए आदित्यनाथ योगी जी को। आज तक पाइप अभी तक बिछा पाए हैं, टोटी उसमें भी नहीं लगा है। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, जब इसके पहले की सरकारें थी तो वो लोग हैंड पंप लगवाते थे जी। वो जिला पंचायत में भी आता था, विधायक निधि से भी जाता था, सांसद निधि से भी जाता था कि ताकि लोगों को रोड पे या सार्वजनिक स्थानों पे न लग जाए, लोग आने जाने में पानी की आवश्यकता है तो उससे पूर्ति हो सके। इन्होंने क्या किया कि ये जो जलकल की व्यवस्था लाया है, अभी आपने देखा है कि इलाकों में आप घूमते रहे होंगे, देख रहे होंगे कि पाइप बाहर पड़ी हुई है, कहीं टोटी नहीं दिखाई पड़ रही। ये क्योंकि इनको अपने जो दुलारे लोग हैं, टाटा बिरला, डालमिया, अडानी, इनको पैसा कमाना है, क्योंकि इन्हीं के पैसे से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, इन्हीं के पैसे से ये जो है देश के अंदर जो चुनाव है उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। वोट कहते हैं कि हम वोट खरीद लेंगे, पैसे के बल पर जो है दांव लगाते हैं। और इस बात को इन्हीं लोगों, इनके लोगों ने, इनके विचारधारा को मानने वाले लोगों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से सवाल किया था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि वही वोट का अधिकार सबको मिलेगा, चाहे वो मेहतरानी हो, चाहे वो रानी हो, सबका अधिकार जो है वोट का बराबर का वैल्यू होगा। जब डॉक्टर बी.आर. और ये लोग, इनके विचारधारा के लोग ये चाह रहे थे कि वोट का अधिकार उसे मिले जो लैंडलॉर्ड हो, जो एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, या जो इस व्यवस्था में ठेकेदार पट्टेदार हो, पूंजीपति हो। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा भाई ऐसे तो हमारे जो हजारों करोड़ की जनसंख्या है, जो हमारे लोग गरीब लोग हैं, वो तो फिर व्यवस्था से कट जाएंगे। तो उन्होंने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब इस बात को लागू किया, संविधान के माध्यम से जोर देकर कहा नहीं, वोट का अधिकार सबको मिलेगा और सारे लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ लोग हो, उनका भी भागीदारी जो है पार्लियामेंट और विधानसभा में होगी। तब उस समय इनके लोगों ने सवाल किया था, कहा था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आप तो इन लोगों को, गरीबों को, इन लोगों को, जो यहाँ के अछूत जैसे लोग, जातियाँ हैं, यहाँ के पिछड़ी और दलित जातियाँ हैं, इनको आप वोट का अधिकार दे रहे हो, लेकिन आप ये नोट कर लो कि हम इनके वोट खरीद लेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा बेशक हो सकता, तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने जो कीली ठोक दिया है संविधान के माध्यम से, आने वाली तुम्हारी लसने याद करेंगी। और जिस दिन ये समाज जागरूक हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, वो अपनी वोट की कीमत पहचान ले जाएगा, तो उस दिन तुम सत्ता से बेदखल होते हुए दिखाई पड़ोगे, दूर तक तो कहीं कहीं नहीं दिखाई पड़ोगे। इसलिए इन्होंने पैसे के दाम बल पर पूंजी का निवेश करने की कोशिश किया है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कोई हो नहीं सकता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अभी आकाश आनंद जी को अपनी पार्टी से, उनके पद से और सारी चीज़ों से उनको हटा दिया गया है, जो वारिस भी बने थे। तो जो कि आप देख रहे थे कि वो भाजपा पर काफ़ी हमलावर थे, लेकिन मायावती जी ने कहीं न कहीं ये अपने आप को में दिखाना चाह रहे हैं कि हम भाजपा का ये भी टीम हूँ। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना नहीं है और बहन जी पे मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है, चाल है, क्योंकि इनके पास ईडी और सीबीआई का मामला है। आकाश आनंद जी बोल रहे थे और उन्होंने जब बीजेपी की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया तो बीजेपी के लोगों की चूल्हे हिलना शुरू हो गई। तो इनके जो खतरनाक लोग हैं, अमित शाह जैसे लोग, बैठे हुए लोग हैं, इनकी जब चूल्हे हिलने लगी तो इन्होंने कहीं न कहीं दबाव बनाया और आनंद को जो है सत्ता जो सर्वोच्च पद था वहाँ से हटवाने का काम किया है। और इस बात को यहाँ की जो आवाम है ये बाखूबी जानती है और इसका बदला कहीं न कहीं वोट के माध्यम से ये जरूर लेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विजय बहादुर वर्मा जी अभी बातचीत कर रहे थे। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।